नाभिक शास्त्र पाठ 4 संस्थाओं के कामकाज चैप्टर में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में बता रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है सरकार का तीसरा अंग यानी न्यायपालिका। तो जब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी, तो न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जो प्रशासनिक कार्य को सशक्त करती है तथा कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए ढांचा प्रदान करती है। तो देश के विभिन्न स्तरों पर सामूहिक रूप से जो अदालतें होती हैं उनको हम न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को आवश्यक माना गया है। तो भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो किस तरह के न्यायालय होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। तो भारत में कैसी न्यायपालिका है? भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो न्यायपालिका का क्या होता है कि देश के विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। तो हम बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो बच्चों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश का स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निडर होना। तो न्यायाधीश तभी निष्पक्ष और निडर हो सकते हैं जब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बाह्य या आंतरिक नियंत्रण या दबाव ना डाला जाए। तो न्यायपालिका विधानमंडल और कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए तथा विधानमंडल और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों न्यायपालिका की शक्तियां। तो न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं बच्चों, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के 3 उपाय होने चाहिए। मतलब किस तरह की न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों को अच्छा वेतन और रिटायर होने के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा होनी चाहिए और अवधि लंबी होनी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की मतलब चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों का परामर्श लेते हैं जिन्हें वे योग्य समझते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। मुख्य न्यायाधीश परामर्श से पहले सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करते हैं। तो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करते हैं कि न्यायाधीशों को हटाया जाना। तो बच्चों, संसद जो है हमारे महाभियोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकते हैं। किसी न्यायाधीश को अयोग्यता तथा दुराचार के आधार पर पदोच्युत किया जा सकता है। अगर कोई न्यायाधीश हमारा अयोग्य है या दुराचारी है तो उसको महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग बैठक करके अपने सभी सदस्यों के स्पष्ट बहुमत और उपस्थित तथा वोट डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने जाने के प्रस्ताव को पारित कर दे, तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को तुरंत उसके पद से हटा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियां व कार्य। जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत तरक्की की है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा कानून की जांच करता है। ठीक है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले झगड़े का निपटारा करता है। यह उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध फौजदारी और दीवानी मुकदमों की अपील सुन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को दिए गए हैं उनकी रक्षा करता है।
राष्ट्रपति कानूनी मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से ही सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, तो यदि कोई कार्यवाही संविधान के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय उस कार्यवाही को क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारियों को सजा दे सकता है जो न्यायालय का अपमान करते हैं। तो ये सब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां व कार्य है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में। बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भूमिका। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। यदि उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही की चुनौती मिलती है तो वह उसकी संवैधानिकता वैधता तय करते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के रूप में जाना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला लिया है कि संसद संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकती है और मूल भावना की व्याख्या का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को 3 क्षेत्राधिकार रहे हैं बच्चों, आरंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली संबंधी क्षेत्राधिकार और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। तो बच्चों आरंभिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय कुछ ऐसे मामलों से है जो मात्र सर्वोच्च न्यायालय में ही शुरू हो सकते हैं, वे किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे विवाद जिनमें भारत सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारें एक ओर हो तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकारें दूसरी ओर हो। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच मध्य कोई विवाद होने पर मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमे भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है बच्चों, 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपस में विवाद होने पर ये मामले कहाँ पे जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपीली संबंधी क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो दूसरा क्षेत्राधिकार है वो अपील सुनने से संबंधित है। जैसे किसी भी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय में अपीलें की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में 3 प्रकार की अपीलें की जा सकती हैं, कानून के सारगर्भित प्रश्न पर, फौजदारी मामले पर और संवैधानिक प्रश्न। मतलब यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा क्या है, कानून के सारगर्भित प्रश्न पर। तो दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी फैसले के विरुद्ध अपील तब की जा सकती है जब उसी उच्च न्यायालय में यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि मुकदमे में कानून का सारगर्भित प्रश्न निहित है। थर्ड है हमारा फौजदारी मामले। तो ये और तीसरा हमारा क्षेत्राधिकार क्या आता है, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो बच्चों उच्चतम न्यायालय परामर्श देने या मंत्रणा करने का भी कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी प्रश्न या तथ्य संबंधी सार्वजनिक कल्याण के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, किंतु उसकी परामर्श या मंत्रणा को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। तो बच्चों ये जो हमारा न्यायपालिका है सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में है। तो भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्याय पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, अदालतें सरकार को निर्णय लेने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती हैं तथा सरकारी अपराधियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती हैं। इसी कारण समाज में न्यायपालिका क्या है, एक विश्वास पात्र संस्था है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया कि जो
जो संस्थाएं हैं उनके कामकाज बहुत जरूरी होते हैं। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश को चलाने में राजनीतिक संस्थाओं की कई गतिविधियां शामिल होती है। मतलब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं को चलाने के लिए राजनीतिक संस्थाओं की जरूरत होती है। तो ये राजनीतिक संस्थाओं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले थी हमारी संसद, जिसको कि देश की विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। तो शासकीय संस्थाओं में व्यवस्थापिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार भारत में क्या है, एक संघीय व्यवस्थापिका है जिसे संसद कहते हैं। संसद के दो सदन होते हैं। पहला सदन लोकसभा है, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा संसद का सदन होता है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, शिक्षा, संस्कृति आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और लोकसभा के राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि हमारे एंग्लो इंडियन यानी आंग्लो भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का कार्यकाल हमारा 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा हमारा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा हमारा संसद का लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि संसद के कार्य क्या होते हैं। तो कानून निर्माण संबंधी कार्य, तो संसद का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है। दूसरा हमारा आता है प्रशासन संबंधी अधिकार। तो भारतीय संसद मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है, उनके कार्यों की गतिविधियों पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। वित्त संबंधी अधिकार, तो संसद का जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य वो केंद्र सरकार के आय व्यय को निश्चित एवं नियंत्रित करना है। उसके बाद हमारा आता है न्याय संबंधी अधिकार, संविधान में संशोधन का अधिकार और निर्वाचन संबंधी अधिकार। तो ये हो गया। अब हम लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में जैसे कि मैंने बताया कि सदस्यों की संख्या 552, योग्यता 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो लोकसभा की शक्तियां क्या होती हैं बच्चों? विधायी शक्तियां। तो लोकसभा का जो मुख्य विधायी कार्य है देश के लिए कानून बनाना है। वित्तीय शक्तियों में क्या होता है, जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए अपने पास रखती है। 14 दिन के पश्चात राज्यसभा को धन विधेयक को लोकसभा को लौटाना पड़ता है। ठीक है। निर्वाचन संबंधी शक्तियों में क्या होता है, लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार लोकसभा को निर्वाचन संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट आता है जो कार्यपालिका संबंधी अधिकार। तो लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण बनाए रखने की शक्तियां रखती है। न्याय संबंधी अधिकार होता है लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है और उन्हें उनके पद से हटा सकती है। ठीक है। चुनाव संबंधी कार्य में क्या आता है, लोकसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। तो ये अब राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रवृत्ति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति। और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या होता है बच्चों? जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है जबकि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है जबकि राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सभापति तथा एक उपसभापति का चुनाव करती है। ठीक
है बच्चों, तो ये हमारा राज्यसभा और लोकसभा में अंतर था। उसके बाद सेकंड जो हमारा सरकार काम था वो हमारा था संघीय कार्यपालिका। तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कार्यपालिका। इस प्रकार केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका को संघीय कार्यपालिका कहते हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी प्रधानमंत्री के बारे में। तो जो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति तो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक सत्ता होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री के कार्यशक्तियां क्या होती है बच्चों? मंत्रिपरिषद का निर्माता, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, शासन का संचालन, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच प्रधानमंत्री एक कड़ी का काम करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री विदेशी नीति का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री के कार्य हो गए। मंत्रिपरिषद में मैंने आपको बताया था कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति देश का सबसे उच्च सम्मान प्राप्त पहला नागरिक है। वह राष्ट्र का प्रधान तथा सेना के तीनों अंगों का सबसे उच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति देश का क्या होता है बच्चों? नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन जो वास्तविक पावर होती है, वास्तविक सत्ता होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंध देश के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब हम बात करें राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के अधिकारों को दो भागों में बांटा गया है, शांतिकालीन अधिकार और संकटकालीन अधिकार। शांतिकालीन अधिकार में क्या होता है? सबसे पहला कार्यपालिका संबंधी अधिकार, मतलब राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। युद्ध, संधि तथा शांति की घोषणा उसी के द्वारा की जाती है। न्यायिक अधिकार में क्या होता है कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संसद के दोनों सदनों की मांग पर राष्ट्रपति उच्चतम तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से भी हटा सकता है। वित्तीय अधिकार में क्या होता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति धन, विधेयक, अनुदान आदि से संबंधित मांगों को लोकसभा में प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान करता है। व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में सबसे पहला है हमारा युद्ध, वाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। सेकंड है हमारा राज्यों में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। और थर्ड है वित्तीय संकट के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। और तीसरा जो था न्यायपालिका, जिसको कि मैं आज के लेक्चर में समझाई चुकी हूँ। So that's all for today students. Thank you. Have a nice day.